नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि महादेव सट्टा ऐप मामले में उनके खिलाफ ईडी के प्रतिवेदन पर एसीबी एओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है। भूपेश बघेल पर करोड़ों रुपए के लेन देन का भी आरोप लगा है। आपको बताएं कि मामले में भूपेश बघेल समेत 19 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है। वहीं भूपेश बघेल शाम 6 बजे कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें वो इस पूरे मामले की अपनी बात भी रख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बढ़ती नजर आ रही हैं। भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी राजेश, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राजेश, पूर्व मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, एफआईआर दर्ज की गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से ये पूरा मामला बढ़ता नजर आ रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, आज शाम 6 बजे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। देखिए, जो हम तस्वीर देख रहे हैं, एक कॉपी जो है वो हमारे सामने है, जिसपे सीधे तौर पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के का नाम उस पे दर्ज है। और चूंकि जो आरोप लगे हैं वो बेहद ही गंभीर आरोप हैं। देखिए, 450 करोड़ जो है मासिक महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप पे जो है मासिक इनकम कमा रहे थे, लेकिन इस पे जो आरोप लगे हैं, जो छत्तीसगढ़ के जो तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उस दौरान के, और इसके अलावा जो सत्तासीन जो काफी बड़े जो लीडर थे, उनके द्वारा कहीं ना कहीं इस ऑनलाइन सट्टा ऐप के जो प्रमोटर्स हैं उनको प्रोटेक्शन देने का जो आरोप है, गंभीर आरोप वो लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मनी भी लेने का जो आरोप है वो लगाए गए थे। यही वजह है कि जब असीम दास की जब गिरफ्तारी रायपुर में हुई थी, तो असीम दास ने अपने बयान में ईडी को जो उन्होंने जो बयान दिया था, जिसमें भूपेश का जिक्र किया था, उसके बाद ये कहा गया था कि उनके पास से जो नकदी जो रुपए जो बरामद हुए हैं वो भूपेश के लिए था। उसके बाद जब उनसे और जब पूछताछ हुई तो उसपे उन्होंने 508 करोड़ रुपए देने का जो आरोप है वो भूपेश बघेल के ऊपर लगाए थे। उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं ईडी भूपेश बघेल के ऊपर शिकंजा कसते आ रही थी लगातार। इसके बाद कुछ दिन बाद चूंकि शुभम सोनी के द्वारा एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें शुभम सोनी नाम का जो व्यक्ति है, जो इस ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप पे कहीं ना कहीं उनका भी हस्तक्षेप है, उनके द्वारा ये बयान एक जारी किया जाता है, जिसपे सीधे तौर पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर वो गंभीर आरोप लगाते हैं कि प्रोटेक्शन मनी जो है उनके पास जाया जाता था। तो इस तरह के जो गंभीर आरोप हैं वो लगाए गए थे, जिसके बाद ईडी ने अपने प्रतिवेदन पे कहीं ना कहीं उनके नामों का जिक्र किया है। और 6वें नंबर पे भूपेश बघेल का नाम लिखा हुआ है, जिसपे भिलाई का उनका पता भी लिखा हुआ है। और इसके अलावा करीब 20 ऐसे नाम हैं, नामजद जो है वो इस कॉपी पे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ और भी नाम निकल के सामने आ रहे हैं। हालांकि उस पे अज्ञात ब्यूरोक्रेट्स और अज्ञात पुलिस कर्मियों का जिक्र किया गया है, लेकिन यह बात साफ है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से ये एफआईआर की कॉपी सामने आई है, वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ा सकती है। ये भी आपसे जानना चाहूंगा राजेश, एक तरफ लोकसभा का चुनाव है, जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं, दहलीज पर इस वक्त हम खड़े हैं चुनाव के, और ऐसे में भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ना, ना सिर्फ उनकी बल्कि इस पूरे महादेव सट्टा ऐप मामले में कई कांग्रेस के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका भी नाम चल रहा है। ऐसे में ये मुश्किलें बढ़ाएगा लोकसभा चुनाव के लिहाज से? बिल्कुल निश्चित तौर पे मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए जिस तरह से उनका नाम आया है। देखिए, खास बात ये है, ये जो कॉपी है एफआईआर की, उसमें 4 मार्च का जिक्र है। और देखिए 4 मार्च को चूंकि ये एफआईआर दर्ज हुआ है, और उस एफआईआर में जब शुरुआती जब दौर था, उस दौरान 4 मार्च की ही मैं बात बता रहा हूँ, उस दौरान खबर ये निकल के आई थी कि तमाम जो पुलिस के जो अफसर हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके अज्ञात नाम पे एफआईआर दर्ज हुआ है। लेकिन अब जिस तरह से चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से ये एफआईआर की जो कॉपी है वो लीक होती है, और उस पे सीधे तौर पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम शामिल होना, वो कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ा सकती है। जी, ये भी आपसे जानना चाहूंगा राजेश, आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी भूपेश बघेल कर सकते हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जाएंगी, या इस पूरे मामले के बाद जब लगातार केस आगे बढ़ रहा था तो उनकी किस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, किस तरह से वो डिफेंस करते नजर आएंगे?
देखिए, इससे पहले की हम बात करें तो लगातार तमाम आरोप जो है उनके ऊपर लगे हुए थे और उस दौरान भूपेश बघेल सीधे तौर पे ये कहते नजर आए हैं कि ये चलिए राजेश लौट रहा हूं, धनंजय जी मेरे साथ जुड़ गए प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, एक तरफ एफआईआर दर्ज की गई है, लोकसभा का चुनाव है, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या आगे भविष्य इस केस में नजर आता है, मुश्किलें आपकी बढ़ाता नजर आ रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर कांग्रेस से राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसीलिए ईडी जो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिजाइनर है, ईडी आती है चुनाव के पहले और विपक्षी दल के नेताओं पर आरोप लगाते हैं। फिर नरेंद्र मोदी जी आते हैं, वो भाषणों पे कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाते हैं, चुनाव खत्म होता है। फिर अगर कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन कर ले, कमल छाप फूल में धुल जाते हैं, जैसे चिंतामणि महाराज आज भाजपा में लोकसभा के प्रत्याशी हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप रमन सिंह की सरकार के दौरान की उस घटना को याद करिए जब इसी ईओडब्ल्यू ने भूपेश बघेल जी की माता, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, फिर चुनाव के पहले उनको एम्बुलेंस में लाके गिरफ्तार करते हैं, भूपेश बघेल जी गिरफ्तार करते हैं, उनके धर्म पत्नी को गिरफ्तार करते हैं, परिजन को गिरफ्तार करते हैं। आज वही ईओडब्ल्यू फिर एक बार विशेष साय के आदेश पर, क्योंकि भूपेश बघेल जी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और राजनांदगांव में जीतने जा रहे हैं, इसलिए फिर यही ईओडब्ल्यू है जो भूपेश बघेल जी का चरित्र हनन करने के लिए बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। मेरा ये सवाल है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि चुनाव आते हैं तो बीजेपी ये करवाती है, भाई ये ईडी की कार्रवाई है। मैं तो बोल दिया ना, ईडी इलेक्शन डिजाइनर, और वही ईडी जब चुनाव खत्म होता है तो चिंतामणि महाराज का देखो ना कैसे लोग कमल छाप बिरमा में ढुल गए, वाशिंग पाउडर में टारगेट कर रही है आपको, ये कह रहे हैं आप? दल के लोगों को भाजपा टारगेट करती है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी। अमित चिमरानी जी जुड़ गए बीजेपी से। अमित जी बताइए, वो कह रहे हैं कि बीजेपी टारगेट करती है, जैसे ही चुनाव आते हैं जो लोग आपके साथ आ जाते हैं उनका कुछ नहीं होता है, जो लोग नहीं हैं या जो कांग्रेस में उनको आप टारगेट कर रहे हैं। देखिए, अभी कोई उनकी गिरफ्तारी तो हुई नहीं है और पता नहीं क्यों हाय तौबा कांग्रेस इतनी मचा रही है। भूपेश बघेल जी आज के सस्पेक्ट नहीं है, वो जब विधानसभा चुनाव के पहले ही एक वीडियो में उनका नाम आया था और किसी भी सस्पेक्ट अभियुक्त पर जांच एजेंसियां अपनी नियमित कार्रवाई करती हैं। अब वो भूपेश बघेल जी हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये संविधान में लिखा है क्या कि कोई कांग्रेस का नेता है तो भैया उस पर कार्रवाई मत करो? ऐसा तो है नहीं। और अगर जांच हो रही है, कोई कार्रवाई हो रही है, न्यायालय निर्णय करता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन अब ये हाय तौबा हंगामा क्यों मचा रहे हैं? ये और मचाएंगे, ये चिल्ला चिल्ला के और बोलेंगे। कारण जो लोग आपके साथ आ जाते हैं वो एकदम परे हो जाते हैं इन सारी चीजों से, ऐसा क्यों है? मैं पहले इस विषय को पूरा करना चाहता हूं आपकी अनुमति से कि ये जो हाय तौबा मचा रहे हैं उसका कारण यह है कि कांग्रेस भवन में ताला लगने की नौबत है, भगदड़ मची हुई है, सब लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। इन्होंने तो जिनको 6 साल के लिए निलंबित किया था उनका 3 महीने में निलंबन वापस ले लिया। कह रहे थे कि कांग्रेस भवन में कोई है नहीं, आप ही आ जाओ कम से कम। अगर हार रहे हैं तो इस प्रकार से सिंपैथी गेन करने की कोशिश ना करें। कोई जांच होती है तो हर राजनीतिक व्यक्ति इन सब चीजों का सामना करता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी से किस प्रकार की पूछताछ हुई थी, अमित शाह जी के साथ क्या हुआ था, सबको मालूम है। उन्होंने काले कपड़े नहीं पहने, उन्होंने इस प्रकार से हाय तौबा नहीं की। तो भूपेश बघेल जी और उनकी कांग्रेस को ये बात समझनी चाहिए कि जांच एजेंसियां कोई काम कर रही हैं तो वो अपना पक्ष रखें, न्यायालय उनके लिए मौजूद है। ठीक है, जवाब ले लेता हूं सर। धनंजय जी, नरेंद्र मोदी नाकाम हो गए हैं, ईडी जो है भाजपा के इलेक्शन डिजाइनर बन गई है। और फ्यूचर गेमिंग ऐप जो देश भर में जुआ और सट्टा खिलाता है ना, उसने हजारों करोड़ का चंदा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जमा करवाया, ऐसा सूत्रों से पता चला है। तो जो जुआ सट्टा वालों से चंदा लेती भारतीय जनता पार्टी, जो बीफ सप्लायर कंपनियों से चंदा लेकर झंडा बैनर खरीदती भारतीय जनता पार्टी, वो हम पर झूठे आरोप लगा रही। मैं तो कहा ना, ये छत्तीसगढ़ है जहाँ ईओडब्ल्यू में डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो भूपेश बघेल जी की माता जिसका इलाज चल रहा था, उस वृद्ध माता को गिरफ्तार किया गया था। और जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी जी ने ईडी भेजकर चरित्र हनन किया। आज विष्णु साय जी फिर उसी ईओडब्ल्यू के माध्यम से भूपेश बघेल जी का चरित्र हनन करने जा रहे हैं। ये स्पष्ट हो गया कि जो मोदी लहर की बात करते थे उन्हें मोदी के चेहरे पर भरोसा नहीं है। ये चरित्र हनन करके चुनाव लड़ना और जीतना चाहते हैं, लेकिन असफल होंगे। ये प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता भाजपा के चरित्र को देख रही है। एक और भाजपा उस फ्यूचर गेमिंग ऐप से हजारों करोड़ का चंदा लेती है, जो जुआ सट्टा खिलाती है। दूसरे और धनंजय जी, एक सवाल का जवाब और दीजिए। अमित जी ने जिस तरह से कहा कि भाई आप कह रहे हैं कि आप पे झूठे आरोप लग रहे हैं, तो यही बात आप वहां भी कह सकते हैं। जो पूछताछ होगी, आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं 6 बजे, फिर वो ये पूछ रहे हैं कितना घबराना क्यों है जब आप गलत नहीं है तो?
हैं, घबरा नरेंद्र मोदी रहा है, घबरा जेपी नड्डा रहा है, हम नहीं घबरा रहे। हम तो डंके के चोट पे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो 10 साल में कुछ नहीं कर पाई है। ठीक है, आखिरी 10 सेकंड अमित जी जवाब दे दीजिए। देखिए, मुझे तो समझ नहीं आया। इन्होंने कहा कि बॉन्ड के जरिए पार्टी कार्यालय में चंदा जा रहा है, तो इनको जानकारी नहीं है तो मैं क्या जवाब दूं? अरे बॉन्ड तो चेक के माध्यम से पेमेंट होता है। नेशनल हेराल्ड थोड़ी है कोई अखबार जिसको कांग्रेस पार्टी अपना पार्टी का फंड उस अखबार में डाल देती है। भ्रष्टाचार का दौर भाजपा के सरकार में खत्म हो चुका है और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और जो भ्रष्टाचारी है अगर, तो उसको डर लगेगा, उसके पेट में दर्द होगा, वो चिल्लाएगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता चिल्ला रहे हैं, लग रहा है दाल में कुछ काला है। चलिए अब देखते हैं किस तरह से 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ भूपेश बघेल कहते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।